हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं जीएस घुरिए की। जीएस घुरिए का टॉपिक बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर में है और पहला ही है, पहला यूनिट में है, पहला टॉपिक है जीएस घुरिए का जीवन परिचय। पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिए। जन्म उनका 12 दिसंबर 1893 महाराष्ट्र भारत में हुआ। इनको भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, भारतीय समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। मृत्यु 1983 भारत। परिचय थोड़ा सा इन शॉर्ट देखते चलेंगे, लेंदी तो बहुत बड़ा है इनका जीवन परिचय, तो कुछ मुख्य चीज़ें हम कोट करेंगे। भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री जीएस घुरिए, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, वे भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, जनजातीय समाज, धर्म, साधु परंपरा और संस्कृति पर अपने गहन शोध कार्यों के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत में समाजशास्त्र को एक सुदृढ़ अकादमिक विषय के रूप में स्थापित किया और इसे यूरोपीय और भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ा। उनकी शिक्षा महाराष्ट्र में हुई। उनकी एमए मुंबई विश्वविद्यालय से और पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से हुई 1922 से 1924 के बीच। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी WHR रिवर्स के मार्गदर्शन में ये इनके गाइड रहे। शिक्षण और अकादमिक करियर इनका 1924 में भारत लौटने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। उसके बाद लगभग 35 वर्ष तक मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया। मुंबई कहना गलत होगा, एक्चुअली उस टाइम बम्बई था, तो वी कैन कॉल दैट बम्बई में समाजशास्त्र पढ़ाया और इस विषय को भारत में लोकप्रिय बनाया। उनके मार्गदर्शन में कई प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया। बहुत सारे इनके शिष्य रहे। प्रमुख योगदान इनका जाति व्यवस्था के बारे में बताया। जाति व्यवस्था में घुरिए ने जाति को भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता बताया और इसे सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग कहा। उन्होंने जाति के ऐतिहासिक विकास, संस्कृतिकरण और सामाजिक गतिशीलता पर भी शोध किया। भारतीय साधु इनकी दूसरी बुक, भारतीय साधु परंपरा, जिसमें इन्होंने 1964 में भारतीय साधु परंपरा और उनके विभिन्न संप्रदायों और समाज में उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया। फिर है ट्राइबल समाज के बारे में घुरिए ने जनजातियों को हिंदू समाज का अंग माना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की भी बात कही। उन्होंने जनजातीय को हिंदूकरण की एक प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया जनजातियों के माध्यम से। फिर क्या है भारतीय समाज और संस्कृति। भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में, उसकी परंपराओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में विस्तार से शोध किया और पश्चिमी समाजशास्त्र को भारतीय संदर्भ में लागू करने का प्रयास किया। अब आती है इनकी फेमस बुक्स। कुछ फेमस बुक्स, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, लेकिन कुछ चुनिंदा हम लेकर आए यहाँ पर। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इंडियन साधुस 1964, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, द शेड्यूल्ड ट्राइब 1943, कल्चर एंड सोसाइटी 1947, रिलीजन एंड सोसाइटी इन इंडिया 1947, इंडियन कस्टम 1951। घुरिए की दृष्टि की आलोचना। ऐसा होता है कि कई बार हर कोई परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से घुरिए को हर कोई परफेक्ट माने ऐसा नहीं हो सकता। सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं। एक के लिए कुछ चीज़ें सही होती हैं तो दूसरे के लिए वही गलत होती हैं। तो उसी प्रकार से घुरिए ने जिस मानदंड के आधार पर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा या समझा या बताया, तो उसमें कुछ खामियां भी रही। तो कुछ समाजशास्त्रियों ने उनकी खामियों का जिक्र किया, जो आलोचना के तौर पर हमें दिखाई देता है।
उन्होंने भारतीय समाज को एकीकृत दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया, जबकि एकीकृत नहीं है, हर कोने पे अलग अलग होता है कि आज एक स्टेट में अलग है तो दूसरी स्टेट में अलग है। यहाँ तक कि सेवन सिस्टर्स तो एक जैसी मानी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने उनकी जनजातियों को हिंदूकरण की अवधारणा की भी आलोचना की और इसे यूरोपीय दृष्टिकोण से प्रभावित माना। फिर भी कुछ आलोचनाओं के साथ भी उनके जो महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र में, उसको नहीं जुटलाया जा सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख स्तंभों में जीएस घुरिये एक है, या फिर सबसे पहला स्तंभ उनको ही माना जा सकता है। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, साधु परंपरा और संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानी जाती हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में उनका योगदान अमिट है और समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अब सिलेबस में है उनकी बुक, मेन बुक इंडियन साधुस। अब इसका विश्लेषण करते हैं। क्या होता है? भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वानों में से एक जीएस घुरिये। उन्होंने अपनी बुक इंडियन साधुस में भारतीय साधुओं के जीवन, परंपरा, संप्रदाय और उनकी भूमिका का गहन अध्ययन किया। इस पुस्तक में साधुओं के समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत ये बुक मानी जाती है। साधुओं की परिभाषा, साधु क्या है या फिर उनका क्या महत्व है? अभी कुंभ लगा हुआ है, अभी तो खत्म हो गया, खैर अभी कुंभ चल रहा था, तो वहाँ पर नागा साधु, साधु, तो इतनी सारी चर्चाएं थी। और जब ये बुक पढ़ने के लिए मिल जाए कि हाँ बच्चों के सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में अभी ये साधुस बुक, तो और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है इंडियन साधुस के बारे में पढ़ने के लिए। साधु वे व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक साधना, योग और भक्ति में लीन रहते हैं। भारतीय समाज में साधुओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वे धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के वाहक होते हैं। वो अलग बात है कि कुछ साधुओं का अलग ही रूप देखने को मिलता है। घुरिये ने साधुओं को न केवल धार्मिक दृष्टि से देखा, बल्कि उन्होंने समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक महत्व को भी समझाया। साधुओं का वर्गीकरण किस आधार पर इन्होंने किया? संप्रदायों के आधार पर और उनकी विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग किया। एक होता है शैव साधु। शैव साधु शिव के अनुयायी होते हैं। इसके पार्ट होते हैं नागा साधु और अघोरी साधु। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु ये मुख्य रूप से शिव के भक्त होते हैं और पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं। ये युद्ध कला में निपुण होते हैं और ऐतिहासिक रूप से समाज और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। कौन? नागा साधु। ये कौन से संप्रदाय से हैं? शैव संप्रदाय से, या फिर शैव साधु ये कहलाते हैं, जो शिव के अनुयायी होते हैं। पहला नागा और दूसरा अघोरी साधु। यह साधु शव साधना करते हैं और तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं, शमशान में रहते हैं और परंपरागत सामाजिक नियमों से भी दूर रहते हैं। दूसरा संप्रदाय है वैष्णव साधु। वैष्णव संप्रदाय या फिर वैष्णव साधु इन्हें कहेंगे, जो विष्णु के अनुयायी होते हैं। ये इसमें नंबर 1 है रामानंदी साधु। ये कौन होते हैं? यह साधु भगवान राम की भक्ति करते हैं। वे सरल जीवन व्यतीत करते हैं और भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। बैजू बावरा साधु दूसरा है इसमें, बैजू बावरा साधु। ठीक है, वैष्णव साधु के पार्ट हुए 2, रामानंदी साधु और बैजू बावरा साधु। बैजू बावरा साधु संगीत और भक्ति के माध्यम से भक्ति का प्रचार करते हैं। अब आता है तीसरा संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के साधु। नाथ संप्रदाय के साधु ये योग और ध्यान में विश्वास रखते हैं। इनका संबंध गोरखनाथ और उनके अनुयायियों से जोड़ा जाता है। साधुओं की जीवन शैली एक विशेषता के तौर पर आती है। घुरिये बताते हैं कि साधु सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं और अपने जीवन को आध्यात्म के उत्थान के लिए समर्पित करते हैं।
वे जंगलों, पर्वतों, गुफाओं और मंदिरों में रहते हैं, रहकर योग और साधना करते हैं। कई साधु भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहते हैं और समाज में धार्मिक प्रवचन देते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है साधुओं की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। घुरिये ने बताया कि साधु केवल आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होते बल्कि समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐतिहासिक रूप से साधु धार्मिक आंदोलनों और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मुगल काल में ब्रिटिश शासन के दौरान भी साधुओं की स्थिति में बदलाव आया। आधुनिक भारत में भी साधुओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। बहुत सारी कुछ जगहों पर नकारात्मक छवियां भी देखने को मिलती है, लेकिन आज भी जो श्रद्धा का अभाव है उसको कुछ नकारात्मक जो छवियां होती हैं वो फिर भी बिगाड़ नहीं पाई हैं। आस्था अपनी जगह आज भी कायम है। निष्कर्ष क्या निकलता है इंडियन साधुस का। इंडियन साधुस ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक भूमिका को गहराई से समझाने का प्रयास करती है और उन्होंने साधुओं के जीवन को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक संस्था के रूप में भी देखा। यह पुस्तक उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो भारतीय समाज और उसकी आध्यात्मिक परंपराओं को समझना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाती है इंडियन साधुस बुक, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों के साथ। अब चलते हैं जीएस घुरिये की रर्बन कम्युनिटीज़ पर। जीएस घुरिये के दो टॉपिक हैं इसमें, एक इंडियन साधुस और दूसरा रर्बन कम्युनिटीज़। रर्बन कम्युनिटीज़ जैसे रर्बन से मतलब है रूरल और अर्बन कम्युनिटी, इन दोनों का समावेश। तो इसी को कहा गया है, एक रूरल और अर्बन लिंकेज करके भी है जो तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर में शायद दी हुई है। तो यहाँ पर रर्बन इसको कर दिया गया, जीएस घुरिये ने इसको रर्बन कम्युनिटीज़ कहा है। इसमें भारतीय समाजशास्त्र के बारे में, इसके सामाजिक ताने बाने, सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जनजातीय समाज और संस्कृति पर गहरा शोध किन्होंने किया, घुरिये ने किया। उन्होंने भारतीय समाज में शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण बदलते सामाजिक परिवेश का अध्ययन किया और रर्बन कम्युनिटीज़ मतलब ग्रामीण और शहरी समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की। यह अवधारणा उन बस्तियों और क्षेत्रों को संदर्भित करती है जो न तो पूरी तरह से ग्रामीण है और न ही पूरी तरह से शहरी, बल्कि इन दोनों के मिश्रण के स्वरूप इसमें मौजूद हैं। रर्बन कम्युनिटीज़ का अर्थ और परिभाषा क्या है। रर्बन कम्युनिटीज़ का अर्थ अभी मैंने बताया, रर्बन शब्द रूरल मतलब कि ग्रामीण और अर्बन मतलब कि शहरी का संयोजन है। घुरिये के अनुसार रर्बन कम्युनिटीज़ वे स्थान होते हैं जहाँ ग्रामीण और शहरी विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पारंपरिक गांवों की विशेषताएं मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ शहरी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ये न तो पूरी तरह से गांव होते हैं और न ही पूरी तरह से ये शहर होते हैं। शहरीकरण के प्रभाव से ग्रामीण समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन उसकी मूल विशेषताएं पूरी तरह से समाप्त आज भी नहीं हुई हैं। रर्बन कम्युनिटीज़ की विशेषताएं क्या है, इसकी जैव जीवन शैली का मिश्रण। इन समुदायों में ग्रामीण और शहरी जीवन शैली दोनों का ही समावेश मिलता है। दूसरा, पारंपरिक रीति रिवाज, जाति व्यवस्था और ग्राम पंचायतें अभी भी आज भी बनी हुई हैं, लेकिन शहरी शिक्षा, संचार और रहन सहन का प्रभाव बढ़ने लगा है। जैसे संचार के साधन, वॉशिंग मशीन, आरओ और ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ जो शहर में होती है वो इन गाँव में या फिर इनसे जुड़े शहरों से जुड़े हुए गाँव में, जो कि रर्बन कम्युनिटी का एक प्रारूप देखने को मिलता है, वो हर जगह उपलब्ध है। यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे उद्योग, व्यापार, नौकरी में भी संलग्न है। अभी क्या है, आर्थिक संरचना में बदलाव। आर्थिक संरचना में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। इन क्षेत्रों में कृषि अभी भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लोग शहर की ओर रोज सुबह निकलते हैं और शाम को अपने घर पहुंच जाते हैं। स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, व्यापार और स्वरोजगार नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इन छोटे छोटे कस्बों में हर तरह की घरों में ही, बड़े घरों में ही फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो वो शहरीकरण के कारण यहाँ के लोग केवल खेती पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अन्य व्यवसायों में भी शामिल होते हैं। अर्ध शहरीकरण, सेमी अर्बनाइजेशन
यहाँ शहरों जैसी सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, जैसे कि सड़कें, बिजली, शिक्षा संस्थान, बैंक, अस्पताल। यहाँ तक कि थोड़ा चिकित्सा के मामले में थोड़ा पीछे रहते हैं, अदरवाइज सारी ही सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्योंकि शहर अपने आप में बहुत बड़े होने के साथ साथ कंजस्टेड होते जा रहे हैं, और लोग जो इस तरह के लिंकेज गांव बने हुए हैं उन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हरियाली भी मिलती है, ऑक्सीजन भी फ्री मिलती है, मतलब कि फ्रेश मिलती है, प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम होता है उधर, और लोग गाँव की ओर लौट रहे हैं, ऐसे गाँव की ओर जो कस्बा भी है और गाँव भी। शहरी प्रभाव के कारण लोगों का रहन सहन बदल रहा है लेकिन वे पूरी तरह से शहरी संस्कृति नहीं अपनाते। गाँव के पास विकसित होने वाले छोटे छोटे टियर 2 और टियर 3 शहर इन अर्बन कम्युनिटीज़ का केंद्र होते हैं। सामाजिक गतिशीलता और परिवर्तन, पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली में बदलाव आने लगता है, और लोग एकल परिवारों की ओर बढ़ने लगते हैं। जाति व्यवस्था की कठोरता धीरे धीरे कम हो रही है और नए सामाजिक संबंध बनने लगते हैं। देखो, ये बुक उस टाइम लिखी गई थी, तब इतना चेंज था, और आज तो पूरी तरह से ही चेंज हो चुके हैं, गांव भी शहर भी। गांव से शहर की ओर प्रवास बढ़ता है, जिससे गांव में नई सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएं भी प्रवेश करती हैं। जो लोग सुबह को घर से बाहर निकलते हैं, पूरा दिन शहर में रहते हैं, तो शहर का जो अडप्शन है कहीं ना कहीं वो गांव तक पहुंचता है। जो भी चीज़ अच्छी लगती है या फिर सहूलियत देती है या फिर सुविधाजनक होती है, तो वो शहर से गांव तक पहुंच जाती है। शिक्षा और तकनीक का प्रभाव, इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है और लोग अधिक साक्षर होते जा रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी जैसे आधुनिक साधनों का प्रभाव ग्रामीण समुदाय पर देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हर जगह हैं। प्रवास और जनसंख्या वृद्धि, इन क्षेत्रों में आसपास के गांवों से लोग बसने लगते हैं, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, और उसी तरह से जातिकरण जो है वो कम होता है। कि पहले जैसे गांव में अलग अलग कम्युनिटीज़ के घर अलग अलग होते थे, जैसे मोहल्ला वाइज, ये इस कम्युनिटी के हैं, दूसरी कम्युनिटी के हैं, तीसरी कम्युनिटी के। लेकिन शहर में क्या है, शहर में प्लॉटिंग होती है, तो वहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। दूर दूर से गांव से आए हुए लोग भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शहरी सुविधाओं की ओर बढ़ता आकर्षण, लेकिन लोग पूरी तरह से गांव छोड़कर शहर में नहीं बसते, बल्कि इन्हीं अर्ध सहकारी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। औद्योगिकरण और व्यापार की वजह से गांव में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास होने लगे हैं, कि गांव में भी आजकल फैक्ट्रियां आने लगी हैं। घुरिएकार अर्बन सिद्धांत का महत्व क्या है? भारतीय समाज की गतिशीलता को समझना। यह सिद्धांत भारतीय समाज में हो रहे बदलावों को दर्शाता है, जहां शहरीकरण धीरे धीरे गांवों में प्रवेश कर रहा है। दूसरा, ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच संतुलन दिखाता है। यह दिखाता है कि भारत में न तो पूरी तरह से ग्रामीण समाज रह गया और न ही पूरी तरह से शहरीकरण हो पाया है। शहरीकरण के प्रभाव को समझना, इससे यह समझने में मदद मिलती है कि शहरों का प्रभाव गांवों तक कैसे पहुंच रहा है और लोग इसे कैसे अपना रहे हैं। मैंने कहा ना कि हर चीज़ गांव तक उपलब्ध हो रही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे हैंड ब्लेंडर और माइक्रोवेव और इंडक्शन, तो इन सब चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, तो वो तक भी, इवन लिंट रिमूवर तक, और ऑनलाइन शॉपिंग, तो वो भी गांव तक पहुंच रही है। तो नीतियों और योजनाओं का के लिए उपयोगी, सरकार और नीति निर्माताओं के लिए यह अवधारणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि शहरीकरण को योजनाबद्ध तरीके से कैसे बढ़ावा दिया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सुविधा मिल सके। सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण यह है कि सिद्धांत जाति व्यवस्था, पारिवारिक संरचना, शिक्षा और रोजगार में हो रहे परिवर्तनों को समझने में सहायक हो। अब क्या आती है? फिर से आलोचना आती है। जिसकी जहाँ तक समझ जाती है वो वहाँ तक टांग खींचने की कोशिश करता है।
तो वही कहानी है यहाँ पर भी। अब आलोचना किन किन आधारों पर हो रही है देखते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह अवधारणा बहुत ही व्यापक है और हर क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। दूसरा, कई गांवों में अभी तक भी शहरीकरण का प्रभाव कम देखने को मिलता है या फिर अभी तक शहरीकरण नहीं देखने को मिलता है, इसलिए यह अवधारणा सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होती। आज की डेट में भी कुछ ऐसे गांव हैं, इवन मैंने भी कुछ गांव ऐसे देखे हैं जहां पर आज तक भी बिजली का एक भी खंभा नहीं लगा है। एक्चुअल माउंट आबू के पास एक शेरपुर गांव था, शेरपुर से भी आगे एक और गांव था, जस्ट वहाँ तक, शेरपुर गांव तक बिजली पहुंची थी, लेकिन उससे अगला जो गांव था वहाँ तक बिजली, कोई खंभा बिजली का नहीं था और वो वहाँ तक बिजली नहीं पहुंची थी। इवन सड़क तक स्टेबल नहीं थी, पहाड़ियों पे चढ़कर उस गांव तक, पहाड़ियों से नीचे उतरकर उस गांव तक जाना पड़ा था, हम लोग भी जब गए थे। तो इस तरह से बहुत से सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर शहरीकरण देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए पूरे क्षेत्र पर ये चीज़ लागू करनी सही नहीं है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि अर्बन कम्युनिटीज़ की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और कई दशक तक बनी रहती है। ये तो तब का आंकड़ा है, हम तो आज की बात कर रहे हैं। आज भी ऐसे गांव उपलब्ध हैं, ऐसे गांव हैं, मौजूद हैं, जिनमें शहरीकरण तो क्या, केवल वोट तो पहुंच गई है लेकिन सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। आज भी सुविधाएं इंतज़ार कर रही हैं। अब आता है फाइनली निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। जीएस घुरिये का अर्बन कम्युनिटी सिद्धांत भारतीय समाज के बदलते स्वरूप को उस समय प्रयास कर रहा था, तो आज तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो यह दिखाता है कि भारत में शहरीकरण केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी शहरी सुविधाएं और संस्कृति धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। इस सिद्धांत के माध्यम से भारतीय समाज की गतिशीलता, प्रवास, रोजगार के अवसर, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक बदलाव को समझा जा सकता है। यह अवधारणा आज भी प्रासंगिक है क्योंकि भारत में स्मार्ट सिटी योजना, गांवों के शहरीकरण और ग्रामीण विकास की नीतियां इस मिश्रित समाजशास्त्रीय संरचना को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कुल मिला के ये था पूरा का पूरा जीएस घुरिये का इंडियन साधुस बुक और अर्बन कम्युनिटी टॉपिक। ये फर्स्ट यूनिट है बीए फाइनल ईयर की, जो ये कंप्लीट की है हमने। आगे भी कई सारी यूनिट्स हो चुकी हैं लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। मैं बहुत दिनों बाद हिम्मत करके आज वीडियो बना रही हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। पढ़ो सभी, देखो ध्यान से, जिसका कुछ रह गया है या फिर क्लास नहीं ले पाए थे तो वो इससे हेल्प मिलेगी तुम्हारे एग्ज़ाम में, इसको देख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।